हमारी क्लास शुरू हो गई है। हम लोग शुरू करेंगे। आज हमें साप्ताहिक टेस्ट 7 करना है। ये टेस्ट पेपर आप सभी लोग जानते हैं कि हर रविवार को हमारे ऐप निधि एकेडमी ऐप पर आता है और इस पेपर को आप पहले देते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद मैं आपको इसकी व्याख्या देती हूँ ताकि आप ये पहचान सकें, ये जान सकें कि आपने जो क्वेश्चन गलत किया है उसमें गलती क्या हुई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पेपर को। पेपर का पहला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। अब देखो, जैसे ही आपसे ये प्रश्न कहा इसने कि तालव्य ध्वनि है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए तालु से बोले जाने वाले वर्ण। तो तालु से कौन कौन से हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि जैसे हमारा दिया है ट दिया है, तो ये ट हमारा क्या है, मूर्धा से बोला जाता है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे प है यहाँ पर, तो प हमारा ओष्ठ से बोला जाता है, तो ये नहीं होगा। फिर हम देखेंगे ये स, तो हम इसको तालु श कहते हैं, इसकी संभावना है। और देखते हैं हम क, तो क हमारा कंठ से बोला जाता है, तो ये नहीं होगा और आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसका आंसर पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया है, पशुता शब्द उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है, यानी शब्द क्या है, पशुता। और यह उदाहरण किसका है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का, द्रव्यवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का या जातिवाचक संज्ञा का। तो अब हम देखेंगे कि शब्द है पशुता, तो पशुता का अर्थ होता है पशु जैसी प्रवृत्ति, पशु जैसी आदतें। तो आदतें या प्रवृत्ति ये ऐसा भाव है या कहें कि ये ऐसी चीज़ है जो एक भाव होती है, जिसे हम केवल अनुभूति कर सकते हैं और जिसको हम अनुभूत कर सकते हैं, जिसे हम महसूस कर पाते हैं, वे सभी शब्द हमारे किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, ये पूछा है। अब विशेषण नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है छोटा बड़ा, दूसरा ऑप्शन दिया है हरा पीला, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 3 और राम लक्ष्मण। तो हमको पता है कि छोटा बड़ा जो है ये क्या होता है, विशेषण होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 2 3 यह भी हमारा विशेषण का काम करता है, तो यह भी कट जाएगा। और हरा पीला ये शब्द भी विशेषण के काम करते हैं, तो कट जाएंगे। अब राम और लक्ष्मण एक दूसरे के विशेषण नहीं हैं, तो ये क्या है, एक संज्ञा है, तो इसलिए विशेषण नहीं है पूछा था, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला शब्द दिया है तेजस्वी, बी ऑप्शन है तेजस्विनी, तपस्विनी और हंसनी और परोपकारिणी। तो परोपकारिणी ये शब्द स्त्रीलिंग में आएगा, ऑप्शन कट जाएगा। हंसनी ये भी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन कट जाएगा। तपस्विनी ये भी स्त्रीलिंग है, कट जाएगा। अब तेजस्वी हम कहते हैं वह बड़ा ही तेजस्वी है, तो यही पुल्लिंग में आता है और आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या, अच्छा प्रश्न से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, निधि एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए और पाइए हमारी क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस जो रेगुलर आप देख सकते हैं। यहाँ आपको मिल जाती हैं लाइव क्लासेस, यहाँ आपको मिल जाती हैं कंप्लीट बैच, तो आप इनको देख सकते हैं। अगर आप हमारी किताबें खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी किताबें खरीद सकते हैं यहाँ पर जाकर। और ये टेस्ट सीरीज जो आप देते हैं, आपको पता है ना कहाँ देते हैं, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाके साप्ताहिक टेस्ट के नाम से हमारी टेस्ट सीरीज दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे जो बैच हैं, जो स्पेशल बैच आपकी परीक्षाओं पर फोकस किए हैं, यानी जब आप लाइव बैच में जाएंगे तो लाइव बैच के जो बैच हैं वो आपकी सभी कक्षाओं को, सभी परीक्षाओं को फोकस करके बनाए गए हैं। तो नया बैच जो इस समय चल रहा है वो ये बैच चल रहा है, तो आप इसे देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट बैच के बारे में बात करते हैं तो कंप्लीट बैच में आपको यहाँ पर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपको बैच दिए गए हैं, तो जो जिसका एग्जाम है उस हिसाब से अपना
अपना बैच ले सकता है। इस बैच की जो वैलिडिटी है आपकी 1 ईयर तक रहती है। तो इसमें आप जब भी जिस दिन लेंगे उसी दिन से 1 साल के लिए आपको ये वैलिडिटी मिलती है। और कोर्स आपका वही 2 महीने का है, कंप्लीट हो जाएगा जल्दी ही। आप चाहें तो उससे पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट बैच में लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे आपकी परीक्षाएं वैसे आप ये बैच ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। आपको बताना है अकर्मक क्रिया इनमें से। पहला शब्द दिया है काटना, दूसरा शब्द दिया है बोना, तीसरा शब्द है धोना और चौथा शब्द है रोना। आपको बताना है अकर्मक क्रिया। जैसे ही इसने कहा अकर्मक क्रिया, मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई है कि आपको क्रिया के पास जाकर क्या से प्रश्न करना है। अगर उससे कोई भी उत्तर आता है तो वो कर्म होगा, और जो क्रिया अपने साथ कर्म लेकर आती है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। तो हम देखेंगे अगर इससे उत्तर आता है तो वो सकर्मक होगी, अगर उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक होगी। तो हम देखेंगे यहाँ दिया है काटना, हम इससे बोलें कि क्या काटता है, तो कुछ भी काटता है, सब्जी काटता है, फल काटता है, कोई तो उत्तर आएगा। इसका मतलब काटना क्या है, एक सकर्मक है, तो कट जाएगा। धोना क्या धोता है, कपड़ा धोता है, बर्तन धोता है, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये भी हमारी सकर्मक क्रिया है, कट जाएगा। बोना क्या बोता है, तो बीज बोता है, तो आंसर आ जाता है यहाँ पर, तो ये भी हमारी कट जाएगी। क्या रोता है, क्या रोता है इससे नहीं पता चलता, कौन रोता है उसकी तरफ फोकस होता है, तो मतलब ये हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो ये डी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अब कारक चिन्ह तो हमें एक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे इससे बस से, तो मतलब क्या है, जाने का क्या है, साधन है, और साधन को दिखाने वाला कौन होता है, करण कारक होता है, ठीक है। माध्यम को, साधन को दिखाने वाला। तो हमें यहाँ पे अपने आप ही पता चल गया कि अपादान नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा, क्या होगा, कर्ण होगा, और आंसर 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नंबर 7। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संधि शब्द है, उपसर्ग है, अन्वय है या अव्यय है। तो आपको पता है अथवा समुच्चय बोधक शब्द होता है, और समुच्चय बोधक शब्द क्या है, अव्यय यानी अविकारी शब्दों का प्रकार है, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हमें मिल गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। ऊन का तत्सम रूप बताना है आपको, ऊन्य, उरण या उर्ण्य या फिर ऊर्ण। तो डी आंसर इसका सही होगा तत्सम रूप में, बाकी और शब्द गलत हैं, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। देवता का पर्यायवाची है, देवता शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है अनीक, विबुद्ध, अल्केश या ज्योतिष्क। अब आपको यहाँ पे बताना है, तो देवता का पर्यायवाची होता है विबुद्ध, ठीक है। देवता का पर्यायवाची विबुद्ध होता है, बी आंसर हो जाएगा। अब पर्यायवाची याद करेंगे तो हमें पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट नंबर 10। र यानी आधा र है और म का रूप है, मतलब संयुक्त रूप बताना है कि क्या होगा। तो देखो जब हमारा ये आधा र आया है और फिर ये म है, म हमारा कैसा है, पूरा। तो जब हमारा र आधा होता है और उसके पीछे कोई वर्ण पूरा आता है, तो ये र इस म के ऊपर चढ़ जाता है। तो ऐसे भी नहीं लगेगा और ऐसे भी नहीं लगेगा, लेकिन जो ये ऐसे दिया है यही लगेगा और यही आंसर होता है। और आप लोगों ने मेरी वर्तनी की क्लास पढ़ी है तो उसमें आपने देखते ही कर दिया होगा, क्योंकि मैंने उसमें बताया है, आसानी से समझाया आप सभी लोगों को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अभिमानी का विलोम बताना है, अभिमानी शब्द का। तो क्या होगा, साहसी होगा, स्वाभिमानी होगा, निरभिमानी होगा या गौरवशाली होगा। तो आपको पता है अभिमानी, इसमें हमने निर उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, निरभिमानी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा, निरभिमानी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हो जाएगा नंबर 12। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है,
अनिश्चित जीविका के लिए आपको सही शब्द बताना है। तो आपको पता है जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपने पढ़ा है, जिसकी आजीविका अनिश्चित हो उसको हम कहते हैं आकाशवृत्ति। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? आकाशवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। हिंदी में मैं का बहुवचन बताना है। मैं शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन हम होता है, बाकी और चीज नहीं होगी। ठीक है, तो केवल मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने तक कहा जाता है जब कोई, मतलब इसके लिए क्या कहा जाता है? मतलब ये है कि वाक्यांश आपको दिया है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो इसके लिए ये किस बात के लिए कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया है समय पर काम नहीं हो, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठता हो, या समय का पालन न करता हो। तो पालन करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लाभ उठाने वाला भी नहीं होगा, व्यर्थ गवाने वाला भी नहीं होगा। हो गया क्या हमारा? समय पर काम नहीं होना, यानी जब हमें समय पर, मतलब जिस समय हमें उस चीज की आवश्यकता है उस समय ही हमारा काम नहीं हो रहा, बाद में हो रहा है, तो उसी के लिए कहा गया कि का वर्षा। का वर्षा मतलब उस समय बरसने का कोई फायदा नहीं जब कृषि सुखानी, जब फसल सूख चुकी है, तब दोबारा थोड़ी ना हरी होगी। तो इसलिए यहाँ पे आता है जब समय निकल गया, अब समय पे आपने काम नहीं किया तो अब कोई फायदा नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। विरासत शब्द का अर्थ है। विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दिया है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम विरासत की बात करते हैं तो जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है उसके लिए हम विरासत कहते हैं। तो पूर्वज को दूसरा नाम पुरखे कहते हैं। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, पुरखों से प्राप्त, यानी हमारे पूर्वजों से प्राप्त जो संपत्ति है उसको हम विरासत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कूलन में, केलिन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलंकत है। इस पंक्ति के अंदर आपको अलंकार बताना है, और पंक्ति पढ़ते पढ़ते ही आपको अलंकार समझ में आ गया होगा। बिल्कुल हाँ, सही आपने कहा, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति हुई है। क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? इसके अंदर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस शब्द का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया है, हमारे पास है कुरंग है, भुजंग है, मराल है, या पंजबाण है। तो हम यहाँ देखेंगे मराल हंस का पर्यायवाची है, कुरंग कहते हैं हम हिरण को, और भुजंग कहते हैं हम सर्प को। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगर हमारा नंबर 18। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? ऑप्शन दिया है अकथ, इसमें लगा है। ऑप्शन दिया अचूक, इसमें लगा है। अभेद, इसमें लगा है। अनुज शब्द में कोई हमारा उपसर्ग नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये मतलब उपसर्ग होता है लेकिन अ नहीं है। ठीक है, अनुज शब्द में उपसर्ग कौन सा होता है? अनु होता है। अनु, अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, जा मतलब जन्म लेना। ठीक है, जो किसी के पीछे जन्म लेता है मतलब छोटा। ठीक, तो डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 19। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है आपको। तो आपको पता है अन्वेषण दिया है, अब संधि आपको यहाँ पे दिखेगी, शब्द के बीचों बीच व दिखा है और वह से पहले न आधा दिख रहा है। तो अपना दिमाग तुरंत चला लो कि व का जो व होता है वो किससे परिवर्तित होता है। तो आपको पता है कि व का परिवर्तन हमारी जो ऊ की मात्रा है उससे होता है। अब छोटा ऊ हो या बड़ा हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखेंगे। अब इसके बाद जब हमने व का देखा तो ये ए निकलता है, तो आपको देखो हिंट यहीं से मिलती है, यानी इतना शब्द आपका टुकड़ा बन के निकलेगा
वो सार्थक शब्द हो या क्या। तो आप देखते हैं कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, इतना आ रहा है, यानी ऐषण यही शब्द है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको संधि विच्छेद के बहुत सारे तरीके बता रखे हैं, ये एक नया तरीका है, मतलब ऑप्शन देख के आप उसको निकाल सकते हैं। जब आपने अभ्यास किया हुआ है संधि विच्छेद का, जैसे मैंने बताया, तो आप 1 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल देंगे ऑप्शन देखते ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रतिमान में समास है, प्रतिमान शब्द में समास पूछा है। तो देखो पूर्व पद पे रखा है प्रति, प्रति। अब हमने ये पढ़ा ही है कि पूर्व पद पे कोई अविकारी शब्द या उपसर्ग आ जाता है तो वो हमारा अविभाव समास होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी हो गया, अविभाव समास। इतना हमें पता ही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट संख्या 21। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। मतलब इस वाक्य में देखना है कि हमारी कौन से किस में गलती है। पहला वाक्य है उसने आसन ग्रहण किया, इसमें हमें कोई गलती नहीं नजर आ रही। पूजनीय पिताजी आ गए, इसमें हमें गलती नजर आ रही है। आज बेहद गर्मी है, इसमें कोई गलती नहीं है। और उसकी जन्म तिथि क्या है, इसमें भी कोई गलती नजर नहीं आ रही है। अब बी में हमें गलती नजर आई, और वो क्या है, पूजनीय शब्द की वर्तनी गलत है। तो इसी वजह से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और पूजनीय शब्द कैसे लिख सकते हैं, पूजनीय लिखेंगे या फिर हम पूज्य शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग करेंगे, पूजनीय नहीं होता है, ये गलती हो जाती है, वर्तनीय अशुद्धि है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे बोलते होंगे कि मैम हमको इनके बारे में पता नहीं चलता, आप ऐसे जल्दी जल्दी बता जाती हैं, विस्तार से बताइए। तो मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी कि विस्तार से मैं तब बताती हूँ जब मैं किसी टॉपिक को पढ़ाती हूँ, थ्योरी को पढ़ाती हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो आप में से जो छात्र हैं जो अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, थ्योरी पे पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे मेरी क्लासेस दी हुई हैं, बहुत क्लासेस आपको दी हुई हैं, मतलब लगभग सारे टॉपिक मैंने दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैम यूट्यूब पे मिलता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता इस क्लास के बाद कौन सी क्लास पढ़नी है, ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो उसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ पर जो हमारा कोर्स है आप उसको परचेज कर लें, वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ABCD 4 तरीके से लिखा हुआ है। तो शब्द है भागीरथी। तो ध्यान रखिएगा, 2 टुकड़ों में याद रखना है, भागीरथी। ठीक है, तो ये शब्द हमारा सही होता है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। इन पंक्तियों में वीर रस का स्थायी भाव क्या है। अब पहले ही उसने बता दिया कि वीर रस का स्थायी भाव, तो हमको पता है वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह होता है, और हमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि जब इन पंक्तियों में वीर रस दिया ही हुआ है तो उसका स्थायी भाव बताना है, उत्साह होगा। ठीक है, तो आंसर सी लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द आपको यहाँ पर बताना है। तद्भव शब्द दिया है दक्षिण और खरजूर, ये दोनों शब्द हमारे क्या हैं, ये तत्सम शब्द हैं। और खटवा ये देशज शब्द है। और जो बात आती है घड़ा, यही हमारा क्या है, तद्भव शब्द है। यानी घट इसका क्या होता है, तत्सम होता है। तो ये हमारा तद्भव यानी हिंदी शब्द है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। ठीक है, ये विषम होगा, विषम नहीं होगा। विषम संयुक्त छंद है, यानी मात्रिक हमें बताना है, विषम मात्रिक संयुक्त छंद इनमें से कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन दिया है हमारे सामने, छप्पे, कुंडलिया, हरिगीतिका और सोरठा। तो याद रखिए जो कुंडलिया है वो हमारा विषम मात्रिक छंद कहलाता है, बी आंसर हो जाएगा। यानी विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है, जिसमें मात्राएं समान ना हो या जिसके चरणों में मात्राएं समान ना हो। तो इसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो इसलिए कुंडलिया रखते हैं उसको। नेक्स्ट शब्द है हमारा नंबर 26। ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है। तो देखो, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम जो था वो था उदयभान चरित।
ठीक है, क्या था? उदयभान चरित, बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो मुकुल शब्द जो दिया हुआ है ये होता है कली का पर्यायवाची, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? कली आ जाएगा। ठीक है, तो सी आंसर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य हमें जानना है। ए ऑप्शन दिया है आज मैं यहीं रहूंगा, बी ऑप्शन सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सी ऑप्शन क्या तुम कॉलेज जाते हो, डी ऑप्शन अभी तक पत्र नहीं मिला। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सज्जन शब्द। सज्जन शब्द जो लिया है इस शब्द के अंदर दो शब्दों से मिलके बना है, सत प्लस जन। ठीक है, तो जब ये जो त है हमारा ये ज के साथ मिलता है तो ये ज बन जाता है, शब्द क्या बन जाता है? सज्जन। लेकिन ध्यान रखिएगा सत का मतलब होता है अच्छा और जन का मतलब होता है लोग या व्यक्ति। तो आगे दिया है सज्जन लोग, या हम यहाँ पे देखें अच्छा लोग या अच्छा जन लोग, तो अटपटा नहीं हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लोग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सज्जन भला ही सोचते हैं ऐसे होना चाहिए। तो क्योंकि सज्जन शब्द में अच्छा जन या अच्छे व्यक्ति, अच्छा लोग मतलब अच्छे लोग, ये इसमें समाया हुआ है, तो इसलिए हम सज्जन शब्द ही रखेंगे केवल और लोग काट देंगे। तो यही हमारा आंसर भी है, बी। अशुद्ध वाक्य उसने पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, और एक के लिए मतलब शब्द क्या है? स्वयं सेवक है। तो स्वयं सेवक शब्द जो है वो किस वाक्य खंड के लिए प्रयुक्त होगा, ये यहाँ पे कह रहा है। ऑप्शन है सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, या अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, या बिना वेतन के काम करने वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, सबकी सेवा नहीं होगा, ठीक, और स्वयं की सेवा भी नहीं होगा। स्वयं सेवक का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से किसी दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार हुआ है। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला ही क्या कहलाता है? स्वयं सेवक कहलाता है। अपनी मर्जी से, उसके ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से राष्ट्र के लिए करे या किसी परोपकार के लिए करे, ठीक है, उसी को स्वयं सेवक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 30। इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? सही वर्तनी हमको बतानी है और वर्तनी है पौरुष की। तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन हमारा इसका सही है, इसमें ध्यान देना है आपको। र के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की नहीं होती। ये बड़े ऊ की है यहाँ पर, ये बड़े ऊ की है, ये यहाँ पर बड़े ऊ की है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि छोटे ऊ की मात्रा होती है पौरुष। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर प्रश्न किए, 30 प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। आपकी परीक्षा में जो आते हैं, जैसे हम ये कॉमन प्रश्न कर रहे हैं, तो साप्ताहिक टेस्ट हमारा ये होता है। तो हम इस टेस्ट के बारे में, यानी इस टेस्ट को कहाँ पे जाके करते हैं, तो इस टेस्ट को हम देते हैं टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में, जो हमारा ऐप है निधि एकेडमी, वहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट के नाम से ये होता है। तो आप में से जिन छात्रों को क्लास चाहिए होती हैं तो वो क्लास भी ले सकते हैं, आप में से जिन छात्रों को किताबें चाहिए तो वो हमारी किताबें ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से जाके बुक कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता, ऐसा हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा है, पहली बार ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर जाकर कॉल कर लें और वहाँ पे हमारे स्टाफ की मदद ले सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।